हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल पासवे नक्शेस ऑफ सक्सेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम संसद के एक अंग या एक भाग लोकसभा पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा, आप लोग देख सकते हैं, हम लोकसभा की बात करेंगे जिसकी अनुच्छेद या आर्टिकल 81 में बात हुई है। पिछले वाला जो हमने पीछे अगर हम देखें संसद के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताऊं संसद के बारे में, संसद की संरचना के बारे में। देखिए, ये संसद है और संसद किससे किससे मिलकर बनता है, हम इसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो संसद जो है, हम देखते हैं पहले राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग है, फिर आता है इसमें राज्यसभा और इसके बाद आता है लोकसभा। ठीक, हम ये संसद के जो तीन अंग हैं या तीन भाग जो है, इसका हम जो लोकसभा है हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, अगली वीडियो में ले आऊंगा राज्यसभा पर, इसके बाद राष्ट्रपति पर। तो पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि जिक्र आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। हम लोकसभा के बारे में ही आज पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में बात करूं तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 में जिक्र है और संसद का 79 आर्टिकल में जिक्र है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि लोकसभा की क्या क्या सदस्य संख्या है, इसके इतिहास क्या है, इसके और कौन कौन से नामों से जानते हैं। अब इसको बारी बारी से एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, पहले हम लोकसभा के अदर नामों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं नाम की बात करूं लोकसभा के, जो इसके नाम हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास के सिलेबस में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, कि इसका नाम जो है वो पहला जो है सबसे जो इसका मशहूर नाम, उसको बोलते हैं इसको निम्न सदन। ठीक, इसका एक नाम क्या है, निम्न सदन लोकसभा का। अगर दूसरे की बात करूं मैं, तो इसका दूसरा नाम है लोकप्रिय सदन। ठीक, इसके अगर तीसरे नाम के बारे में बात करूं तो इसके अस्थायी सदन भी बोलते हैं, अस्थायी सदन। ठीक, ये इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से के भी बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसके अलग अलग नामों का भी जिक्र आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके नाम के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं आप लोग। ये है नाम। अब नाम के बारे में मैं थोड़ा सा लोकसभा के इतिहास के बारे में हम बात करें कि लोकसभा की शुरुआत कब, कैसे और कितने सदस्यों से होती है। क्योंकि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद में जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया और संसदीय व्यवस्था के अपनाने के बाद में लोकसभा संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट आम लोगों द्वारा चुन करके आते हैं। ठीक है, तो ये हम जो इसका लोकसभा का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। आप सभी लोगों को बात ये मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था और देश के आजादी के बाद में हमारे यहाँ अंतरिम सरकार ने काम किया, जो कि 1947 से लेकर के 52 तक चलती रही। और इस अंतरिम सभा के जो हेड थे या प्रधानमंत्री, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं, वो रहे। लेकिन वो अंतरिम प्रधानमंत्री थे हमारे, वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको आम लोगों ने नहीं चुना था, जिसके कारण हम लोगों ने चुनाव की व्यवस्था किया। और जो पहला चुनाव होगा उसके बारे में बताता हूं लोकसभा का, इसके इतिहास के बारे में। देखिए, लोकसभा के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। लोकसभा के इतिहास, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लोकसभा के इतिहास के बारे में। ठीक है, लोकसभा के इतिहास के अगर हम बारे में बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि देश में अगर चुनाव करवानी पड़ेगी पहली बार, तो चुनाव करवाने के लिए एक संस्था चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम करती हो। तो उस जो हमारे देश में अभी चुनाव करवाती संस्था, उसको हमने उसी टाइम बनाया 1950 में, जिसे हम निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं।
उसका हमने निर्माण किया। और इलेक्शन कमीशन जब बना तो इलेक्शन कमिश्नर जो पहले रहे हमारे, उनका नाम था सुकुमार सेन। उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम 50 में मतलब कि 1950 में देश का पहला चुनाव करा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की, प्रक्रिया शुरू करने के बाद में क्या हुआ कि जब लोग देश के हमारे थे, जब उनकी वोटर आईडी बनानी थी जो कि इलेक्शन में वोट देंगे, तो वो डिसाइड किया गया कि जिनकी एज भारत में 21 होगी वही देश के चुनाव में भाग लेगा। मतलब कि जिसकी एज 21 साल होगी वो चुनाव में वोट दे सकता है। तो अब 21 साल एज वाले तो वोट दे सकता है, लेकिन वोट देने के लिए एक और क्राइटेरिया होती है कि उसका वोटर आईडी में नाम दर्ज होना चाहिए। तो 1950 में सुकुमार सेन ने वोटर आईडी में नाम दर्ज कराने के लिए अपने अधिकारियों से काम कराना शुरू किया। लेकिन जब वोटर आईडी बनाया गया तो उस वोटर आईडी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका नाम अला की बीबी, अला की बेटी, फला की बेटी के नाम से दर्ज था, जिसके कारण पहली वोटर आईडी जो बनी उसको रद्द करानी पड़ी और दोबारा से वोटर आईडी फिर बनवाना पड़ा। जिसके कारण भारत जो वोटर आईडी बनाते बनाते ये आ गया अक्टूबर का टाइम। तो अब जब अक्टूबर से पहले सारा काम कंप्लीट हो गया, ये मैं बात कर रहा हूं 1951 की, 51 तक आ गया। इसके कारण फिर हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर ने यह घोषणा किया कि अब हम चुनाव करवाने के योग्य हो गए और भारत में अब हम चुनाव करवा सकते हैं। तो अब इतिहास के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैंने रिवाइंड करा आप लोगों को, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो भारत का जो पहला चुनाव होगा, भारत में जो लोकसभा का पहला चुनाव होगा, ये चुनाव होगा हमारे देश में पहली बार अक्टूबर 1951 टू फेब 1952 तक। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में या किसी और बुक में ये फेब के जगह पर मार्च भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मार्च का भी काउंट किया जाता है कभी कभी, क्योंकि ये फेब तक तो चुनाव हुए थे लेकिन अनाउंस रिजल्ट होते होते मार्च का महीना आ गया था, तो इसलिए मार्च भी कहीं लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन फेब तक आपको याद रखना है कि पहला जो हमारा काम हुआ इलेक्शन का, लोकसभा का, और ये भी याद रखना है कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ हमारे यहाँ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे थे। तो लोकसभा का जो पहला इलेक्शन हुआ वो अक्टूबर 1951 टू फेब 1952 तक। अगर आपके आता है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता आप लोगों से कि भारत में पहला आम चुनाव कब से कब तक, कब से कब तक, तो आप लोगों को ये ड्यूरेशन टाइम बतानी है। लेकिन जैसे ही पूछता है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, ऐसा पूछता है कब हुआ, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को 51 नहीं बताना है बल्कि 1952 बताना है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हमने चुनाव करवाना शुरू किया तो क्योंकि शुरुआती फेज अक्टूबर में चालू होता है, उस समय हम लोग कुछ अभी सीख लेनी थी, सीखना था, तो शुरुआत के जो वोटिंग प्रोसेस रही वो बड़ी धीरे रही और धीरे धीरे काम होता रहा। लेकिन जैसे ही जैन का महीना आता है, जैन से लेकर के जैन और फेब में भारी पूरे भारत में इलेक्शन कमीशन ने तेजी से चुनाव करवाना शुरू कर दिया, जिससे कि हम जल्दी से कर ले। तो इसीलिए याद रखना कि जब भी पूछेगा कि पहला भारत का आम चुनाव कब हुआ तो 1952 बताना है, 51 नहीं। लेकिन ड्यूरेशन टाइम ये है इसका। ठीक, तो इस तरह से भारत का पहला चुनाव हुआ। अब देखिए पहले चुनाव में कितने हमें सांसदों को चुनना था उसके बारे में बताता हूं आप लोगों को। भारत में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखिए कि पहले जो हमारे सांसद चुनने थे वो कितने थे। उस समय जनसंख्या के हिसाब से भारत में जनसंख्या के हिसाब से 489 कितने 489 लोकसभा के सदस्य को चुनना था। ये टोटल सीट थी हमारे उस समय 489। ठीक, इसमें से 489 में से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, ये याद आप सब लोगों को। ये कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में कर दिया गया था। ये बात आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है, कब इसकी स्थापना की गई थी। इसकी 85 में स्थापना कर दी गई थी और एक अंग्रेज ऑफिसर जिसका नाम था A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। किसकी? कांग्रेस पार्टी की।
तो आप सभी लोगों को बात ये मालूम है कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी इसमें बड़े ही विख्यात और बड़े बड़े नेता शामिल थे। इसके अलावा सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी लगभग थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे। तो सिंपल सा बात ये है या सिंपल सा फंडा है कि जब पहला चुनाव होगा तो दूसरी पार्टियां जब तक तैयारी करेंगी, जब तक कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में छाई हुई थी, ऊपर से इसमें एक ऐसे नेता थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये काफी करिश्माई नेता उस समय माने जाते थे और आम पब्लिक में काफी फेमस थे। दूसरी चीज कि महात्मा गांधी भी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के ही साथ में थे शुरुआत में, हालांकि वो 1948 में नहीं रहे, लेकिन इनके साथ वो जुड़े हुए थे। इसलिए जो लोगों की जो जन से लाभ जो भारत का था वो कांग्रेस के पक्ष में ही था। तो पहला जब चुनाव हुआ, देखिए जब पहला चुनाव हुआ मैंने बताया कि लोकसभा में कुल 489 सीटें थी, उसमें से कांग्रेस पार्टी ने पहले चुनाव में 364 सीटें जीत गई। 364 सीटें पहले ही कांग्रेस ने पहले ही चुनाव में जीता और एकदम धूमधाम से कांग्रेस की सरकार बनी। पहले से ही पिछले 5 वर्षों से मतलब कि 1947 से लेकर के प्रधानमंत्री चलते हुए आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में। अब चुनाव कराया गया पहली बार 52 में जो चुनाव हुआ, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली और जवाहरलाल नेहरू धूमधाम से देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए अब ये सीटों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, लेकिन अगर मैं मत के प्रतिशत की बात करूं कि मत प्रतिशत इनको कितना मिला, तो आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को मत प्रतिशत जो मिला है वो 45% ही मिला है। ठीक, सीटें मिली है 90% के आसपास, लेकिन वोट प्रतिशत कितना मिला है 45% केवल। ठीक, कुछ छोटी मोटी पार्टियों में भी बट गया। जो दूसरी पार्टी सबसे बड़ी थी, अगर मैं सीट के हिसाब से बात करूं कि सीट दूसरी पार्टी कौन सी थी जिसको ज्यादा मिला, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और मत प्रतिशत के हिसाब से अगर दूसरी जो बड़ी पार्टी थी उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पहले लोकसभा के इतिहास के बारे में कि पहला लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो किस प्रकार से हुआ और कितने प्रतिशत और कितने सीटें किसको मिला। ठीक, अब ये इतिहास के मैंने बता दिया आप लोगों को कि कांग्रेस का इतिहास या पहला लोकसभा का इतिहास कैसा रहा। अब हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों की संरचना के बारे में कि लोकसभा के सदस्य जो हैं वो कहां-कहां से कितने कितने आते हैं। ये तो इतिहास के बारे में बात हो गई। अब लोकसभा के सदस्यों की संरचना की बात करते हैं। सदस्य संरचना। ठीक, अब हम सदस्य संरचना की बात करें कि लोकसभा के सदस्यों की जो संरचना है वो किस प्रकार से। देखिए लोकसभा में जो सदस्यों की संरचना है वो है 550 + 2 मतलब कि 552। ये टोटल सदस्यों की संरचना है, ये संख्या है लोकसभा में भारत में। ध्यान रखना है कि ये संरचना जो टोटल है इसमें से ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये हैं एंग्लो इंडियन। कौन है ये? एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये कौन है? एंग्लो इंडियन। अगर मैं इसके हिंदी पदम से बोलते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय। ठीक है, ये आंग्ल भारतीय है। ठीक, ये 2 लोग, ये एंग्लो इंडियन या आंग्ल इंडियन वो व्यक्ति होता है जो मदर या फादर की तरफ से वो इंडियन हो, मतलब कि या तो उसकी मदर इंडियन हो या तो फादर इंडियन हो, मतलब आधा इंडियन आधा विदेशी। ठीक, तो इस तरह से एंग्लो इंडियन को 2 राष्ट्रपति हमारे लोकसभा में मनोनीत करके ले आते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं एंग्लो इंडियन की बात करें कि एंग्लो इंडियन जो चुने जाते हैं कौन से आर्टिकल में इनकी बात है, तो इनकी आर्टिकल 331 में इनकी बातें की गई। एंग्लो इंडियन जो है वो 331 में इनकी बातें की गई। हालांकि ये अब हटा दिया गया है, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि किसको हटाया, कब गया, कैसे हटाया गया। तो ये सदस्यों की संरचना है, मतलब ये मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति जो है उसके बारे में मैं बताऊं आप लोगों को कि भारत में अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी की परिस्थिति में कितने सदस्य हैं। क्या 552 सदस्य अभी भी हैं? देखिए मैंने कहा 550 + 2 = 552, तो क्या ये अभी भी सदस्य संख्या है? नहीं, ये सदस्य संख्या अभी नहीं है। इसके बारे में देखिए मैं बताता हूं अभी क्या है सदस्यों की संरचना, कैसे मतलब कि कैसे कैसे इसमें सदस्यों की संरचना दी गई है।
ध्यान रखिए इन 550 को हम दो भागों में पहले बांट देते हैं, ठीक है, दो भागों में बांट देते हैं। इसमें से 530 लोग हैं, कितने 530 जो सदस्य हैं वो कहां से आते हैं, देखिए ये राज्यों से आते हैं, कहां से, राज्यों से चुन करके आते हैं 530 सदस्य। इसके बाद अगर मैं इधर बात करूं कि 530 के बाद यूटी जो है, यूटी इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं या जिसको हम संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इनको 20 सीटें आवंटित की गई है। कितनी, 20 सीटें इनको आवंटित की गई है, ध्यान रखना है, ठीक, 20 सीटें आवंटित की गई है। और लेकिन 20 में से 20 अभी लोकसभा में नहीं आते हैं, जनसंख्या कम होने के कारण अभी जो टोटल सदस्य आते हैं वहां से वो 13 आते हैं, ठीक, 530 प्लस 13 ये हो गए, ठीक, इन दोनों को और प्लस इसमें आप दो और कर दीजिए जो कि राष्ट्रपति चुनते हैं, टोटल सदस्य देखेंगे आप तो 545 बैठता है। तो अभी जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल हमारे लोकसभा के अंदर वो 545 है। इसमें से 543 543 पर चुनाव होता है और दो लोगों को, ये जो दो लोग हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करके ले आते हैं। तो सदस्यों की संरचना जो है अभी लोकसभा में वो ये स्थिति है। हालांकि अभी ये मैं बताया, बार बार कह रहा हूं, ये दो जो संरचना, दो जो चीज है एंग्लो इंडियन वाला, ये हटा दिया गया है। अभी इसको मैं बताऊंगा लास्ट में आप लोग को कब और कैसे हटाया गया। तो ये सदस्यों की संरचना है अभी लोकसभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया सदस्यों की संरचना के बारे में बातें, ठीक। अब सदस्यों की चयन के बारे में बात करते हैं, मतलब कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका चयन किस प्रकार से होता है, वो कैसे आते हैं। सदस्यों का चयन, ठीक, ये इस टॉपिक को मैं डील करता हूं, इसको बताता हूं आप लोगों को कि लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो पहला जो है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्य जो होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत करके आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतते हैं। हर क्षेत्र जो भारत है, भारत के जो टोटल क्षेत्र है 543 भागों में निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। वहां से हर एक पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं और जो सबसे वहां पर आगे होता है उसको जितना सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत करके आएगा। ये ध्यान रखना कि हमारे भारत में जो अभी जो एज है, मैंने शुरुआत में बताया कि पहले 21 साल एज थी वोट देने की, कितनी थी, मैंने बताया 21 साल एज थी। तो क्या अभी भी 21 साल है? नहीं। आप सभी लोगों को ये बात मालूम है कि अब भारत में जो एज है वोट देने की वो कितनी हो गई है, 18 साल हो गई है। या कब से 18 साल है? 1989 से ये एज जो है 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई है। जो भी भारत में, मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो 18 साल अगर उसकी एज प्राप्त कर लेता है और वोटर आईडी उसकी बनती है तो वो वोट दे सकता है, वो जाकर के अपना निर्वाचन करता है। देखिए, तो ये है मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से जिनकी उम्र 18 साल होगी ये लोग जो होंगे इनको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। पहला, लोकसभा के सदस्यों में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, सार्वभौमिक, सब किस तरह से चुनते हैं इसको? सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक रूप, ठीक है, सार्वभौमिक तरीके से। सार्वभौमिक मताधिकार जिसे बोलते हैं, सार्वभौमिक रूप या सार्वभौमिक मताधिकार, मताधिकार के द्वारा। इसका मतलब होता है, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि वो हर व्यक्ति जिसकी एज 18 साल हो गई है वो भारत के नागरिक अगर है तो वो वोट दे सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होता है। इसमें एक चीज और आता है, तीसरा जो है वो है जो सबसे आगे वही जीतेगा, जो सबसे आगे वही जीतेगा, ठीक है। इस तरह से चुनाव होता है, जो सबसे आगे वही जीतेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे यहाँ बनाई गई है, जो सबसे आगे वही जीतेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, जो सबसे आगे वही जीतेगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र है कोई, वहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक। इस निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक, कम्युनिस्ट इसके साथ खड़े हैं, और भी क्षेत्रीय जो पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि आपके लेते हैं, आपके कैंडिडेट खड़ा है कोई, ठीक है,
इसके बाद में अगर हम देखें तो आरजेडी, आरजेडी कोई कैंडिडेट खड़ा है। अब ध्यान रखना है कि 100% जो पर जो वोटिंग पड़ी है टोटल, वो टोटल वोट में से सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा, मींस मान लो कि अगर मान लो 40% इसको वोट मिल गया, इस कैंडिडेट को 10% वोट मिल गया, इसको 30% वोट मिल गया, ठीक, कितने हो गए 40 70 80 हो गए, इसको मान लो 10% मिल गया और इसको भी 10% मिल गया, ये हो गए हमारे कितने परसेंट, 40 20 60 90 100% हो गए। अब देखिए कि यहाँ पर ये बीजेपी जो है इसको 40% वोट मिला यहाँ से, मतलब कि जो सबसे ज्यादा वोट, इसमें परसेंटेज का कोई मामला नहीं है, मतलब कि इनमें जो सबसे आगे होगा उसको, तो इसको मिला सबसे ज्यादा वोट उस एरिया का, तो ये सबसे आगे है तो इस पर फिर बैठता है, जो सबसे आगे वही जीतेगा, तो इसलिए वहां से ये चुनाव जीत करके आएगा, बाकी लोगों को कितना भी वोट मिला उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सिस्टम है भारत में सदस्यों का चयन का, लोकसभा के सदस्यों का चयन इस प्रकार से भारत में होता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे योग्यता, सदस्यों की योग्यता, ठीक है, योग्यता के बारे में देखते हैं। मतलब कहने का कि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास कितनी योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो योग्यता हो आपके पास में, भारत का नागरिक हो, पहला क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी जो उम्र है, उम्र जो उसकी एज हो वो 25 इयर्स हो, कम से कम कितनी हो, 25 इयर्स हो, भारत का नागरिक हो, एज 25 इयर्स हो उसकी, ठीक है। तीसरा जो है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक, किसी लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब होता है कि कोई सरकारी नौकरी ना करो, जैसे कोई टीचर ना हो, कोई आईपीएस आईएएस अफसर ना हो, अगर ऐसा कोई होता है तो पहले उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इसके बाद ही चुनाव लड़ सकता है। चौथा है मानसिक रूप से वो स्वस्थ व्यक्ति हो, मीन्स कहने का कि पागल ना हो, ठीक, दिवालिया ना हो, ये सारी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तब जाकर के वो लोकसभा का सदस्य मेंबर बन सकता है। इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद चुनाव लड़ेगा और वोट अगर मिलेगा तो चुनाव जीत करके आएगा। तो ये हुआ हमारा लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। अगर ये सारी योग्यता आपके पास में है तब जाकर के आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो योग्यता वाली बात भी खत्म हुई। आगे कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल मतलब कि लोकसभा का सदस्य जो होते हैं उनके कार्यकाल कितने साल का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है पहले याद रखना है कि 5 वर्ष का, ठीक है, कितना होगा 5 इयर्स का होगा, ठीक। इससे पहले भी भंग किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं इसे पहले भी भंग कर सकते हैं या विघटन कर सकते हैं। 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है या विघटित किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। याद रखना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का तो होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग या विघटित किया जा सकता है, ठीक है। इसे भंग और विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। इसे भंग करने का अधिकार जो है दूसरा, इसे भंग करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति हमारे इसको भंग कर सकते हैं किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल किस के थ्रू, तो आर्टिकल 85 के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टिकल 85 के थ्रू राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि अपनी मर्जी से नहीं, प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति इस आर्टिकल का प्रयोग करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कार्यकाल के बारे में कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमें बात करना है इसका, वो आगे अगर हम बात करें तो अगला है कि लोकसभा आपातकाल के दौरान, आपातकाल में लोकसभा की स्थिति, लोकसभा कब? आपातकाल में, आपातकाल में। आपातकाल के दौरान क्या होता है? लोकसभा आपातकाल में, आपातकाल के दौरान लोकसभा का क्या होगा? आपातकाल में, ठीक, आपातकाल में। आप ये बात मालूम होगा आप लोगों को, ये आपातकाल की मैं बात करूं तो आपातकाल जो है ये 3 प्रकार का है। ये भी आप लोगों को पता है कि भारत में आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। 552 सही है? नहीं गलत है, 552 नहीं होता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल जो हमारा है, ये आर्टिकल जो हमारा है वो 3 है आपातकाल से संबंधित, 352, 356 और 360, ठीक। ये आर्टिकल है सारे हमारे आर्टिकल, ठीक है। ये भी आर्टिकल, ये आर्टिकल जो हमारे 352 है ये बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल किसकी बात करता है? ये 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ये जो है ये राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, की बात करता है। राज्य में देखिए ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये पूरे देश में एक साथ लगाया जाता है। शायद आप लोगों का सबसे लोकप्रिय या सबसे ज्यादा आपातकाल जो पढ़ाया जाता है बच्चों को वो 1975 वाला है जो लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल मुख्यमंत्री के शासन नहीं सही करने पर लगाया जाता है। और ये है 360, ये है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये आपातकाल का सेंस ये नहीं पढ़ाना था, मुझे पता ना था कि आपातकाल की स्थिति में होता क्या। देखिए आपातकाल में लोकसभा क्या करेगा। जब कभी भी आपातकाल लागू हो, मतलब कहने का आर्टिकल 352 ये लागू हो तो इस स्थिति में क्या होता है? देखिए इस स्थिति में जो होता है जब ये लागू हो आर्टिकल 352, उस स्थिति में क्या किया जाता है कि आर्टिकल 83(2) के द्वारा, आर्टिकल 83(2) के द्वारा, इसके द्वारा लोकसभा आपातकाल के दौरान बता रहा हूं मैं, आपातकाल जब ये आर्टिकल 352 चल रहा हो उस समय आर्टिकल 83(2) के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए 1 बार में बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल अभी भी है तो फिर दोबारा इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल अभी भी है तो फिर इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक, जब तक कि मतलब आपातकाल हट नहीं जाता। आपातकाल हटते ही 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है, ठीक। तो लोकसभा के आपातकाल के दौरान क्या स्थिति होती है? जब आर्टिकल 352 लागू हो उस समय आर्टिकल 83(2) के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल ऐसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक। ये याद रखना आप लोगों को। देखिए 2 संशोधनों के बारे में बताता हूं। जब संशोधन किया गया संविधान में 2, उसके बारे में बात करते हैं। 2 संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो 2 किया गया, सबसे कह सकते हैं कि सबसे विवादित संशोधन रहा, वो एक संशोधन किया गया था, वो संविधान का 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब किया गया था? ये 42वां संशोधन कब किया गया था? 42वां संशोधन जो किया गया, ये किया गया था 42वां संशोधन। 42वां जो संशोधन है, 42वां संशोधन वो ये किया गया था 1976 में। कब किया गया? संविधान का 42वां संशोधन जो है ये किया गया था 1976 में। संविधान का 42वां संशोधन
1976 में। ये क्या इसमें मेजर था, क्या इसमें सबसे बड़ा किया गया था? तो देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया? जो ये 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? इसे बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। संविधान का जो हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, इसके थ्रू ये श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1976 में भारत में आपातकाल चल रहा था। उस दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया और उससे लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, इसके जस्ट बाद एक और संविधान संशोधन आता है, उसको हम बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन। कौन सा 44वां संविधान संशोधन? ये कब किया गया? 44वां 1978 में इसे किया गया। कब किया गया? 1978 में इसे किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? 1978 में जब ये 44वां संशोधन हुआ, इसको दोबारा से ये कब किया गया? 78 में, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में किसकी सरकार? जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, और देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। यह आपातकाल के बाद की स्थिति है। आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ तो उस समय किया गया, और मोरारजी देसाई ने 78 में जो ये कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, 44वां संविधान संशोधन करके फिर इसको दोबारा से 5 वर्ष का, 5 इयर्स का कर दिया। ठीक, तो ये जो 2 संशोधन थे लोकसभा में, जो घटाया गया बढ़ाया गया, इसका कार्यकाल है उसके बारे में था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि फिर आगे कैसे कैसे इसमें चीजें घटित रही हो या होती रही है। ठीक है, संविधान के संशोधन पता चला। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा, ठीक, इसमें 2 लोगों की हम बात करते हैं। एक है अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ध्यान रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं, इनका जो कार्यकाल और उनकी जो शक्तियां हैं वो है आर्टिकल जिस आर्टिकल में वर्णन किया गया वो आर्टिकल है 93 to 97। इस आर्टिकल में इनकी शक्तियों और कार्यकाल का वर्णन किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों और कार्यकाल के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 93 to 97 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इनका चुनाव देख लेते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कौन करेगा चुनाव? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये मेंबर काफी पुराने होते हैं, लोकसभा में कई बार चुनाव जीत करके आए होते हैं, उनको बनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। ठीक, ओम बिरला। लोकसभा के कौन अध्यक्ष अभी? ओम बिरला। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो शक्तियां और कार्यकाल 93 से 97 आर्टिकल में है। लोकसभा के सदस्यों, इनके चुनाव जो करते हैं वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, अब इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? शक्तियों के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां के बारे में बात करते हैं। क्या क्या होता है? पहला, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना, ये लोकसभा के स्पीकर या का ही काम होता है। किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करना।
ठीक है, ये इन्हीं का काम होता है। इसके बाद जो इसका कार्यकाल होता है संयुक्त अधिवेशन, क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। जब कोई भी बिल पर दोनों सदनों में विवाद हो जाता है, जब किसी बिल के ऊपर दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो जाता है, उस स्थिति में आर्टिकल 108 किसके द्वारा? आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन, क्या बोला जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, ठीक, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये दूसरी शक्तियां हो गई इनकी। तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि जब दोनों सदनों का वोट मत किसी बिल के ऊपर बराबर हो जाता है, जब दोनों सदनों का वोट मत किसी बिल के ऊपर बराबर हो जाता है, उस स्थिति में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, इनका जो वोट होता है, इनका जो मत होता है, वो काफी महत्व रखता है। तो किसी बिल से संबंधित अगर बहुमत बराबर हो जाए, किसी बिल पर बहुमत बराबर होने पर अध्यक्ष का वोट महत्व रखता है। मीन्स कहने का कि जिधर वो वोट दे देंगे उसकी जीत हो जाएगी। तो ये लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी शक्तियां हैं। और इसके त्याग पत्र के बारे में बता दूं आप लोगों को। इनके त्याग पत्र के बारे में देखिए। त्याग पत्र, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो ये हो गया लोकसभा के स्पीकर की जो शक्तियां थी उसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोकसभा में आरक्षण की बात करते हैं। लोकसभा में आरक्षण किसकी बात करेंगे हम अब? लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा में आरक्षण की बात करते हैं। लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद, आर्टिकल, जो लोकसभा का आरक्षण है वो आर्टिकल या अनुच्छेद 330 के द्वारा। लोकसभा में आरक्षण है किसके द्वारा? आर्टिकल या अनुच्छेद 330 के द्वारा। इस आर्टिकल में व्यवस्था किया गया है अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है। और अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो 84 है। कितनी है? 84 है। लोकसभा में आरक्षण जो है वो आर्टिकल 330 के द्वारा अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया है। कितना? 84 सदस्य है लोकसभा में भी। मतलब कहने का कि इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जितनी प्रतिशत इनकी आबादी होगी, आबादी में परसेंटेज जितना होगा उतने प्रतिशत इनको आरक्षण सीटें दी गई है लोकसभा में। उसी प्रकार से जो इसमें एक और आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको भी आरक्षण दिया गया है। इनकी जो टोटल सीटें है लोकसभा में अभी ये है 47। मतलब कहने का कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 330 के द्वारा दिया गया है। अनुसूचित जातियों की जो कुल सीटें हैं वो 84 है और अनुसूचित जनजातियों की जो है वो 47 है। मींस कहने का कि पूरे हमारी आबादी के अंदर जितने प्रतिशत उनको आबादी है उतने प्रतिशत सीटें इनके लिए आरक्षित की गई है। तो ये हो गया इसके आरक्षण के संबंध में। एक और बताया था, मैं पीछे बताया था आप लोगों को, आर्टिकल 331 बताया था। ये दो एंग्लो इंडियन से संबंधित, दो एंग्लो इंडियन, ठीक, दो एंग्लो इंडियन से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, इसमें इन लोगों को, दोनों को चुनाव होता है जो राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक, तो ये हो गया लोकसभा में आरक्षण से संबंधित।
चीज है। अब देखिए अगला जो टॉपिक इसका है वो लोकसभा में विशेष कुछ चीज है। लोकसभा में विशेष, लोकसभा में विशेष, ठीक है, इसकी बात करते हैं। लोकसभा में क्या विशेष है, मीन्स कहने का कि ये लोकसभा जो है वो राज्यसभा से किस प्रकार से थोड़ा सा विशेष है ये या अलग है। तो पहला क्या है इसमें, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा से बनाए जाते चुनकर के आते हैं, इसलिए इनके प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ये इसकी विशेषता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करूं, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना, ठीक। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत का होना जरूरी है, ठीक है। दो हो गए विशेष। अब आगे बोलते हैं धन विधेयक के बारे में। क्या है अगला, धन विधेयक। धन विधेयक लोकसभा में ही पहली बार पेश होगा। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पहली बार पेश, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा लेकिन पहली बार लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पहले पेश, ठीक है। धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश होगा। आखिर बताऊं मैं संयुक्त अधिवेशन को क्या बताया था, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 क्या है ये, संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा बुलाता है आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन, ठीक। ये तो ये हो गया लोकसभा के कुछ विशेषता के विशेष के बारे में। ये देखिए आप लोग, इसके बाद में थोड़ा सा इसके हम आगे की बात करते हैं। लोकसभा विशेष हो गया, अब आगे बात करते हैं हम अन्य इसकी जो विशेषताएं हैं, चीजें हैं उसके बारे में। लोकसभा के बारे में अन्य चीजें, लोकसभा में अन्य, लोकसभा में अन्य, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। अब लोकसभा में अन्य जो है वो क्या है, जमानत राशि के बारे में बता रहा हूं मैं। क्या, जमानत राशि के बारे में। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप जो हम चुनाव लड़ने के दौरान इलेक्शन कमीशन को कुछ राशि देते हैं जमानत राशि के रूप में, उस राशि को प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 1/6 बहुमत चाहिए। कितना, 1/6% वोट चाहिए, तभी जमानत राशि हमें वापस मिलेगी। जमानत राशि की जमानत राशि का मिलना, ठीक। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में कम से कम 1/6 वोट प्रतिशत नहीं लेकर के आते, तो जो हमने जमानत राशि जमा की थी वो हमें मिलती नहीं है, याद रखना है, ठीक है, जमानत राशि के बारे में। अब एक और चीज है इसमें, कोरम के बारे में। क्या है अगला, दूसरा है ये कोरम। कोरम ये ऐसे बोलते हैं गणपूर्ति, ठीक है। इसके बारे में कोरम या फिर गणपूर्ति, इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा की बैठक या इसकी जो कोई मीटिंग्स वगैरह रखी जाएगी, तो क्या हम 5 मेंबर आएंगे तभी भी रख सकते हैं, 10 मेंबर आएंगे तभी भी रख सकते हैं? नहीं, उसके लिए एक कोरम बनाया गया। इसको इंग्लिश में कोरम बोलते हैं, हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1/10। मतलब कहने का इसका ये है कि टोटल जो सदस्य संख्या है, अगर उसका 1/10 नहीं आते हैं संसद के सदस्य, तब उस स्थिति में इसकी बैठक
नहीं होगी। मींस कहने का कि अगर हमारे यहाँ 550 सीटें हैं अभी, ठीक, तो इसका 110 कितना होगा, 55। मींस कहने का कि लोकसभा के कार्यकाल को चलाने के लिए 55 सदस्यों को होना जरूरी है। इसे हम कोरम कहते हैं या फिर गणपूर्ति कहते हैं। जमानत राशि का आपको पता चला कि आप अगर चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं, लोकसभा के कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास में कुछ राशि जमा करनी पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए, उसे जमानत राशि के नाम से जानते हैं। अगर आप 1/6% वोट आपको नहीं मिलता है टोटल वोट का, आपको जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी। ठीक, लोकसभा के कार्यकाल को चलाने के लिए कोरम की व्यवस्था की गई है। कोरम का मतलब होता है 110 सदस्य। इसमें से 550 में से 55 सदस्य का होना जरूरी है, तभी लोकसभा का कार्यकाल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका जमानत राशि के बारे में, कोरम के बारे में। ठीक, अगला देखते हैं। ये जो कोरम की जमानत राशि और कोरम, जो जमानत राशि वाली जो व्यवस्था है, पहले विपक्ष के बारे में बता दो। देखिए, विपक्ष का नेता, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। मींस कहने का कि लोकसभा में विपक्ष में कौन बैठ सकता है, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। विपक्ष के लिए क्या व्यवस्था है, देखिए, किसी को विपक्ष में बैठने के लिए इसको भी 110 लाना पड़ेगा वोट। ठीक है, 110 वोट लाना पड़ेगा। मींस कहने का कि किसी पार्टी को अगर विपक्ष में बैठना है तो उस पार्टी के पास में अभी 55 लोकसभा के सदस्य संख्या होनी चाहिए, तभी वो विपक्ष में पार्टी बैठ सकती है, अदरवाइज वो नहीं बैठ सकती। ये विपक्ष के लिए है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो व्यवस्था की गई है, ये कब से की गई है, 1977 से ये व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में बैठने के लिए आपको कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। ठीक, अब सदस्यों को उनके पद से निष्कासित करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया, देखिए, अगर लोकसभा के कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अब्सेंट रहता है, गैर हाजिर रहता है। कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। अगर लोकसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक लोकसभा के कार्यकाल में भाग नहीं लेता है, तो इस स्थिति में उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। ये कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री। ठीक, तो ये होगा लोकसभा के सदस्यों का हटाने से संबंधित का। अगला देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो नया लोकसभा में बदलाव किया गया, मैं वो चीज बता दूं आप लोग। देखिए, लोकसभा में बदलाव, ठीक, ये मैं बता रहा था। ये जो लोकसभा में बदलाव वाली जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो 2 एंग्लो इंडियन थे, 2 एंग्लो इंडियन जो थे, ये इनसे संबंधित है। लोकसभा के जो मैं बदलाव बता रहा हूं, वो 2 एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ठीक है, देखिए, ये व्यवस्था जो थी ये चलती आ रही थी कब से, 1952 से, चलना था इसे 2020 तक। ये वाली जो 2 लोगों को चुनाव करने वाली जो व्यवस्था थी, 1952 से 2020 तक 2 एंग्लो इंडियन को हमेशा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त करते थे। कब से कब तक चला ये, 52 से लेकर 2020 तक। लेकिन अभी ये जो एंग्लो इंडियन वाला जो ये प्रावधान है, जो कि आज तक मुझे भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के समझ में नहीं आया कि ये 2 लोग होते कौन थे और कब चुन करके आते थे, किसको बनाया जाता था, इसको अब हटा दिया गया है। और कैसे हटाया गया इसे देखिए। संविधान में कौन सा संशोधन किया गया इसे हटाने के लिए। अब 104वां संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा, 104 संविधान का संशोधन किया गया, 104वां संशोधन। और यह कब किया गया, 2019 में। कब, 2019 में संविधान का 104वां संशोधन किया गया। और इसे संशोधन करके जो 2 ये एंग्लो इंडियन वाला जो व्यवस्था थी, जो कि चुना जाता था, इसे हमेशा के लिए हटा दिया गया है। क्या किया गया है, इसे हमेशा के लिए हटा दिया गया। कब से ये हटा दिया गया है, 2020 से। जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पर
कि 2020 से अब एंग्लो इंडियन जो होंगे 2 लोकसभा में वो नहीं आएंगे। कब हटाया गया? लोकसभा के बदलाव में किया गया 2 एंग्लो इंडियन वाला जो था, जो कि 52 से 2020 तक चलना था, इसे संविधान के 104वां संशोधन 2019 में करके इसे 2020 से 2 एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम जो था वो लोकसभा से हटा दिया गया। तो आपको याद रखना, मैंने बताया था अभी कितना टोटल सदस्य संख्या 552 होते थे, अब इसमें से 2 को माइनस करना है तो 550 है सदस्य संख्या 2020 के बाद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या के बारे में बात करते हैं। राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या, ठीक, ये कब से चल रहा है? राज्यों के अनुसार सीटों की जो संख्या है ये 1971 से चलती आ रही है। 1971 से चलती आ रही है। 1971 में जो हमारे यहाँ सर्वे किया गया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जनसंख्या पर आधारित जो सर्वे था उसके द्वारा किया गया है। और ये 1971 से लेकर के कब तक चलेगी? ये 2026 तक ये चलेगी। इसी अकॉर्डिंग राज्यों को में सीटों का आवंटन किया गया है। 17 जो हमारा जनगणना किया गया था उसके अकॉर्डिंग सीटों की जो हमारी संख्या थी वो राज्यों को दी गई थी, और 71 से 2026 तक इसे चलना है। इसी के अकॉर्डिंग 26 तक सीटें दी जाती रहेंगी राज्यों को, और इसके बाद में फिर 26 के बाद में इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है उत्तर और दक्षिण का। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की स्थिति, लोकसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, लोकसभा में सीटों का बंटवारा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत की। उत्तर भारत की आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है। उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है। उत्तर भारत में बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे जो राज्य हैं बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद उत्तर भारत में जो है वो सीटों की जो संख्या दी गई है वो 120 ही है। कितनी है? 120 ही सीटें उत्तर भारत को दी गई है। ठीक है, वहीं अगर हम दक्षिण भारत के बारे में बात करें, दक्षिण भारत की जनसंख्या जो है वो उत्तर भारत से कम है, लेकिन इनको सीटें ज्यादा दी गई है। 129 सीटें इनको दी गई है दक्षिण भारत को। ठीक, तो इस तरह से वर्तमान में लोकसभा के उत्तर और दक्षिण भारत में जो सीटें बांटी गई है वो इस प्रकार से बांटी गई है। राज्यों की बात कर रहे हैं हम। ठीक, आगे चलें। अब लोकसभा के सत्रों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लोकसभा के जो सत्र होते हैं, लोकसभा बहुत बड़ा है दोस्तों। मैं लोकसभा से बहुत कुछ चीजें, चुनिंदा चीजें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स वगैरह में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए लोकसभा के सत्र के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के सत्र, लोकसभा के सत्र के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के द्वारा कहा गया है, अनुच्छेद 85 के द्वारा कहा गया है कि साल में कम से कम इसके 2 सत्र होने चाहिए, कम से कम। ठीक है, इसके सत्रों में, संसद के 2 सत्रों के में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 कहता है कि संसद के 2 सत्रों में 6 महीना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 85 के द्वारा कहा गया है कि 2 सत्रों में
6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कहने का कि आर्टिकल 85 कहता है कि लोग जो संसद के सत्र होंगे या लोकसभा सत्र, ये 85 के द्वारा 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब साल में 2 सत्र का होना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब सत्र का आयोजन कैसे होता है। सत्र का या सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन से होता है। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ। ठीक, सत्र की शुरुआत कैसे होगी? राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू होती है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन के साथ होता है। सबसे पहले हम बजट सत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बजट सत्र की। ठीक है, देखिए बजट सत्र, ठीक, पहला है ये साल का पहला होता है। बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है ये। ठीक है, जो कि फैब से, मतलब कि फैब से लेकर के मई तक चलता है। फैब से मई तक। ठीक है, और ये सबसे बड़ा सत्र होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक, जो बजट सत्र है वो पहला सत्र होगा संसद का, जो कि 26 फैब से लेकर मई के बीच में चलेगा, और ये सबसे बड़ा सत्र होता है। इसके बाद आता है मानसून सत्र। कौन सा आएगा फिर? मानसून सत्र। पहला था हमारा बजट सत्र, दूसरा होगा मानसून सत्र। जो मानसून सत्र होगा ये जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य होगा। कब से कब तक? जुलाई से अगस्त तक, इसी के मध्य में होगा, जुलाई से अगस्त के मध्य में। ठीक है, दूसरा सत्र आता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से अगस्त के मध्य में होता है। लोकसभा के सत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। बजट सत्र जो पहला होता है फेब से मई के बीच में होगा। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। जो पहला सत्र होता है बजट सत्र, वो सबसे बड़ा होता है। एक और सत्रों के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को। अगला जो सत्र है वो है शरद सत्र। कब होगा ये? शरद सत्र। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। ये कब से कब तक होगा? नवंबर दिसंबर के मध्य। कब होगा ये? नवंबर टू दिसंबर के मध्य। ठीक, ये हो गया हमारे तीनों इसके सत्र के बारे में। आज हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। लोकसभा के सारे विशेषताओं के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। अगली जो हमारी वीडियो आएगी, इसके बाद जो जस्ट आएगी, वो आएगी हमारी राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में ये हमारी वीडियो थी लोकसभा के बारे में। अगली जो हमारी आएगी वो राज्यसभा के बारे में आएगी, और राज्यसभा को हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल सही से। तो हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो राज्यसभा देखने के लिए, जिसमें बहुत सारी आपको जानकारियां मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।